नमस्कार दोस्तों। जैसा कि न्यूज़पेपर में आजकल हमेशा आ रहे हैं, एक या दो दिन में न्यूज कि जीएसएससी के द्वारा पीजीटी का बहाली बहुत ही आने वाली है, क्योंकि पिछले साल जो 2017 में 18 में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें केमिस्ट्री का सीट बहुत ही खाली रह गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाए थे। लोगों को लग रहा था कि छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था 2017 की तुलना में। क्यों? क्योंकि 17 में क्वेश्चन जो थे बहुत ही इजी थे, या तो 10th के क्लास के थे या 11th क्लास के थे, जो कि हर कोई बना दिया था। उस केस में बहुत कट ऑफ मार्क्स बहुत ही ज़्यादा चला गया था। लेकिन 2018 में दो क्वेश्चन जो था थोड़े टफ थे, तो इसलिए बहुत सारे जो बच्चे अच्छे पढ़े थे, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे थे, उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन और जो वीक रह गए उनके सिलेक्शन नहीं हो पाने की वजह से सीट जो है लगभग जैसा मुझे अनुमान है, याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन 279 के आसपास में अभी पीजीटी का सीट वैकेंट है। और आई होप झारखंड के जो हैं रहने वाले, जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास किए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इसने जीएसएससी ने या झारखंड सरकार ने ऑलरेडी कह चुका है कि भाई हम उसी को लेंगे जो ऑलरेडी मैट्रिक का 10th और 12th हमारा क्या हो, मतलब झारखंड से पास होना चाहिए। मतलब झारखंड कहने का मतलब है वो जैक बोर्ड भी हो, सीबीएसई कोई भी हो, लेकिन उसका स्कूलिंग जो है वो झारखंड में हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि इसमें जो बाहर के जो स्टेट के बच्चे हैं वो फाइट नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर ज़्यादा ये लाभ किसके लिए हो सकता है? तो हमारे झारखंड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभ है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल चैलेंजर जोन के माध्यम से कुछ सीख सकते हैं। और अगर किन्हीं को अगर गाइड पर्सनली लेना हो तो चैलेंजर जोन में जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं आप कांटेक्ट करके उनका भी ऑफलाइन क्लास चलाए जाएंगे। हम भी चाहेंगे कि ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जहां तक पॉसिबल हो हम क्लास लें और आप लोग को कवर कराएं, किस तरह का एग्ज़ाम में आते हैं वो भी। और डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बार थोड़ा पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम फाइट करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके बंगाल के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे नहीं आएंगे। जो भी रहेंगे आपके जैक के झारखंड के ही रहने वाले रहेंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। तो पहला वीडियो मैंने जब बनाया था पीजीटी के लिए, जिसमें फर्स्ट ही वीडियो है ये मेरा अभी सेकेंड वीडियो है, जिसमें से बहुत सारे व्यू आए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब हम इसी चैप्टर को टॉपिक वाइज टॉपिक आपको क्लियर कराते जाएं, कॉन्सेप्ट कहाँ पे हमको ध्यान देना है, कहाँ ऑब्जेक्टिव उठेगी, है ना। थोड़ा सा नोट्स भी बनाते जाएं, इसलिए क्योंकि आपको वही वेल प्रिपेयर कराएंगे। और मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन आंसर जहाँ से भी हो हमारे थ्रू से भी हो, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाएं। सेकेंड, आपको इंटरनेट से, यूट्यूब से, क्वेश्चन किताब से भी आप करें तो आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन जितना बनाएंगे थ्योरी पढ़ के, आपके मेमोरी पावर में उतना रहेगा, एनालिटिकल पावर भी उतना ही आपका रहेगा। प्लस में ये वैकेंसी अभी जैसा कि हमने न्यूज़पेपर में और सोर्स से पता चल रहा है कि ये बहाली जो है, बैकलॉग बहाली जीएसएससी का जो खाली रह गए थे वो जीएसएससी को भेजा जा चुका है। अब वो कब निकालेगा, हो सकता है 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन निकालना उसको श्योर है। तो आप तैयारी करें, और अगर कुछ ज़रूरत हेल्प होगा तो मैं भी करूँगा। और अगर झारखंड के रहने वाले हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चैलेंजर जो उनका ऑफिस आपके हजारीबाग में ही है, मोबाइल नंबर है, सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं पिछला चैप्टर, पिछले लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस मैंने डिस्कस किया था और एक टॉपिक पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब हम लेक्चर 2 में चलते हैं, रेट लॉ। ये जो टॉपिक है हालांकि नहीं दिया हुआ है,
लेकिन अगर इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा और लगेगा कि कहाँ से उटपटांग चीज़ें मतलब वर्ड आ गए हैं। तो ये जो कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, केवल समझ लेना है। कभी कभी हो सकता है कि इसी के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चन करवाए जाएँ। जो पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो चीज़ें मैं ध्यान आपको आकर्षित करूँगा। रेट लॉ, रेट का नियम आप समझिए, क्या नियम है, क्या जानना है। रेट क्या है? एक तरह का रेट लॉ क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन है। हम किस किस चीज़ का एक्सप्रेशन है? तो ये एक्सप्रेशन किसको रिलेट करेगा? तो कोई भी रिएक्शन हो ए और बी, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन का कितना रेट से वो कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट, कितना रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रेट किससे रिलेट करना है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। रिएक्टेंट देखिए, यहाँ पे मैंने मान लिया जा कि एक रिएक्शन लिया है, ए रिएक्शन, जिसमें से ए क्या है, बी और सी ये रिएक्टेंट हैं, और ए स्मॉल ए बी और स्मॉल सी जो है सो हमारा स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, और पी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए अगर हमको रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ लिखने का इसने नियम है कि रेट लॉ लिखने के लिए क्या करना होता है, रेट जो होता है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही लिखे हुए द एक्सप्रेशन विच रिलेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसके साथ रिलेट करना है? टू दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन से उसको रिलेट करना है। तो हमारा यहाँ मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखना है? रिएक्टेंट कौन है हमारा? ए बी और सी है। ठीक है। अब कहता है, अब आगे भी टर्म है, रिएक्टेंट विथ ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म राइज टू सम पावर। प्रत्येक कॉन्सेंट्रेशन टर्म ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का सी का कुछ पावर जनरेट कर रहा है। इसका क्या है, क्या पावर है? हमने यहाँ पे मान लिया है एक्स वाई जेड। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी डिस्कस करूँगा इसी में। तो थोड़ा सा पहले मैं डिफिनेशन की ओर देखते हैं। पावर क्या लिखे हुए हैं? द एक्सप्रेशन विच रिलेट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट जो होगा किससे रिलेटेड होगा? रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ये ब्रैकेट से। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट कर रहा है मोलरिटी को, मोलरिटी को। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी। मोलरिटी कोई भी सॉल्यूशन का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं, किस टर्म में किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन किस में डिटरमाइन करते हैं? मोलरिटी में, मोलालिटी में, नॉर्मलिटी में, है ना, नॉर्मलिटी में, मोल फ्रैक्शन में एंड पार्ट पर मिलियन में, है ना। तो बहुत सारे टर्म है कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन अगर यूज करेंगे वो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी मोलरिटी में। इसका यूनिट जो होगा हर एक रिएक्टेंट का हमें क्या रहेगा? मोल पर लीटर रहेगा। दूसरा नहीं लिखना है, मोल पर केजी नहीं होगा आपका, जब भी होगा तो मोल पर लीटर में होगा। तो आपको बात समझ में आया? क्या समझ में आया यहाँ पे कि रेट लॉ क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम उस एक्सप्रेशन में किसको रिलेट करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन विथ किसके साथ? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मोलरिटी पर, माने मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर। अब हर एक कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेंगे? हम कुछ पावर दे रहे हैं। क्या पावर दे रहे हैं? इसको कहते हैं कुछ, हर एक रिएक्टेंट क्या कर रहा है? अपना पावर दिखा रहा है।
क्या पावर दिखा रहा है, एक्स वाई जेड के टर्म में मान रहे हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या लिख दिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पावर, है ना। ये हमेशा जो होता है सो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। और ए बी सी क्या है, ये हमारा स्टैक्योमेट्री है। स्टैक्योमेट्री कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग कोई रिएक्शन जनरल लिखते हैं 2A + 3B = 2P, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 जो हो गया, 3 जो हो गया, ये हो गया, ये सब कहलाता है स्टैक्योमेट्री। अब जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये बनाता है आपका अमोनिया। अमोनिया बनाता है, बैलेंस करें तो इसको कितना गुना करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे जो ये 3 लिखाया, ये 2 लिखाया, ये 1 लिखाया, ये हमारा क्या है, स्टैक्योमेट्री है। ठीक है, तो ये स्टैक्योमेट्री है। और ये एक्स वाई जेड है, ये स्टैक्योमेट्री नहीं है, ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है। अब इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले चाह रहे हैं कि आपको डिफिनेशन थोड़ा समझाया जाए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि आगे यही परेशान करेगा आपको। सो रेट इक्वल टू क्या हो गया हमारा, किससे रिलेट किए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी और सी, यानी किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट का है। और कैसे, किस कॉन्सेंट्रेशन में कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन में। और ये एक्स किसका पावर है, मतलब ये एक्स है वाई का पावर। मतलब रिएक्शन में, रिएक्शन होता क्या है, पहले जनरली आप समझें कि रिएक्शन उसी तरह का है जिस तरह का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा है कि एक मोहल्ला ए है, एक मोहल्ला बी है, एक मोहल्ला सी है। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लड़के ऐसे हैं कि जो एकदम लड़ाई और मारपीट में एकदम पूरा एक्सपर्ट हैं। आपके कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 1 2 3 4 10। मान लीजिए कि ए में 10 बच्चे हैं, बी में मान लीजिए कि 9 बच्चे हैं, ठीक है, और सी में मान लीजिए कि 12 बच्चे हैं, ऐसा मान लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए बी सी। हम ये कहते हैं कि ये ए मोहल्ला, मोहल्ला मतलब समझते होंगे, या गली बोलिए आप, गली की लड़ाई बहुत होती है ना। एक अपना गैंग होता है, इसका गैंग होता है, इसका गैंग होता है। तो हर एक गैंग में ऐसा नहीं कि सबके पास एक ही, मतलब सब गैंग में एक ही तरह का बच्चा हुआ। मान लीजिए इसमें भी 10, इसमें भी 10, ऐसा नहीं है। कौन गैंग में कितना बच्चा जुड़ गया या कितना लड़ने वाला जुड़ गया, वो अलग अलग हो सकता है। तो मान लेते हैं कि एक गली की लड़ाई है, ये फाइट हो रही है, ये फाइट हो रहा है, किसके बीच में फाइट हो रहा है, ए बी सी। अगर लड़ेंगे तो कुछ मरेंगे भी, कुछ क्या करेंगे, कुछ जीतेंगे तो किसी का शर्ट फटेगा, किसी का खून निकलेगा, नया नया तरह का। हमको जो लास्ट में तुमको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वही तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो लड़ने से पहले जितने बच्चे थे, मान लीजिए कि ए के पास 10 बच्चे हैं, तो इसका स्टैक्योमेट्री, ए का स्टैक्योमेट्री यहाँ पे ए का कितना कहलाएगा, 10, क्या कि इसके पास लड़ने वाले 10 हैं। बी के पास लड़ने वाले कितने हैं, आपके 9 हैं। और स्टैक्योमेट्री सी मतलब इसके पास लड़ने वाले कितने हैं, 12 हैं। तो स्टैक्योमेट्री मतलब यहाँ पे आप समझें केमिकल काइनेटिक्स के टर्म में कि आपके पास लड़ने वाले कितने हैं। जितने लड़ने वाले हैं आपके ग्रुप में, वो सब कहलाएंगे आपको स्टैक्योमेट्री। लेकिन ऐसा भी होता है कि मान लीजिए 10 हो है तो 10 का मूड थोड़ी होता है लड़ने का। मान लीजिए कि 10 गो में 2 गो कहेगा अरे हमको लड़ने का मूड नहीं है, बाकी 8 गो लड़ा, 8 गो लड़ा तो 2 गो नहीं लड़ा। मान लीजिए कि ये सब लड़के जो नहीं लड़ा उसको हम लाल रंग, ये रंग दे रहे हैं, ठीक है, ब्लैक रंग से। मान लीजिए इसमें लड़ा कितना, इसका स्टैक्योमेट्री मान लीजिए कि इसका 10 है, लेकिन लड़ाई करने गया, फाइट करने गया 8। तो ये 8 जो है सो ये यही कहलाएगा इसके लिए पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। माने जो एकदम हकीकत में लड़ने गया, गैंग में शामिल है, जितना शामिल है वो सब कहलाए स्टैक्योमेट्री। लेकिन जो लड़ने के लिए एकदम पूरा लड़ गया, लड़ाई मतलब लड़ाई में, वही हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म।
ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें सभी लड़ गया, स्टैक्योमेट्री 9 था और सभी का सभी लड़ाई कर गया, तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जो है सो कितना हो जाएगा 9। अगर मान लीजिए कि इसमें से 8 गो जो है कितना है, सॉरी यहाँ पे 16, इसको मिटा देते हैं। अगर लड़ने वाले अगर इसमें ऐसा हो गए कि केवल 4 ही ठो लड़ने गए और 6 को क्या कर रहे हैं, अपना घर में आराम कर रहे हैं, तो इसका पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन स्टैक्योमेट्री किसको कहते हैं और पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म किसको कहते हैं। स्टैक्योमेट्री मतलब भीड़ कितना है उस गैंग में, कितने हैं और लड़े कितने, जितने लड़े वही उसका पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म हुआ। ठीक है। अब आगे हम लिख रहे हैं कि जो राइज ऑफ द पावर कंसंट्रेशन टर्म होगा एक्स वाई जेड, वो स्टैक्योमेट्री के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसका स्टैक्योमेट्री आपका है 10 और हम यहाँ पे पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म 8 लिख रहे हैं, तो मतलब ये जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर टर्म जो है वो 10 के बराबर होता कब, जब ये जो 2 को आराम कर रहे थे उसको भी होश आता कि नहीं हमको भी लड़ने जाना है, तो अगर ये भी लड़ने में शामिल हो गए तब इसका पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म कितना होता, 10 होता। अगर ये दोनों अगर नहीं लड़ने गए तो इसका पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म 8 ही रहता। लेकिन एक बात जान लें कि हमेशा स्टैक्योमेट्री का वैल्यू ही से कभी भी ज़्यादा पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए का स्टैक्योमेट्री कितना है, ए है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ, थोड़ा सा, जैसे मान लिया जाए कि एक रिएक्शन है जिसमें 2 ठो पी पार्टिसिपेट हो रहा है, 4 गो एम पार्टिसिपेट हो रहा है, 10 गो क्यू पार्टिसिपेट हो रहा है, और ये दोनों रिएक्शन करके बना दे रहे हैं 2R + 2S बना रहे हैं, सपोज दैट। इसका कहने का मतलब है कि इसके पास 2 ठो पी है लड़ने के लिए, रिएक्शन कितना है 2, तो स्टैक्योमेट्री को हम यहाँ पे ना एस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, एस फॉर स्टैक्योमेट्री। ठीक है, और पी सी टी अगर हम इसको टर्म यूज कर रहे हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए पी का जो हमारा है एस कितना, पी के लिए हमारा स्टैक्योमेट्री कितना है 2, एम के लिए स्टैक्योमेट्री 4 है, और इसके लिए कितना है ये, मतलब इतना, ये पी के ग्रुप में 2 ठो है, एम के लिए 10 है न 4 है, और क्यू के लिए 10 है। तो ये जो आगे है कंसंट्रेशन, लेकिन हकीकत लड़ाई हुआ तो उसमें देखें क्या कि पी केवल ये को लड़ने गया, 4 गो एम सभी का सभी उठ के चला गया, और 6 ठो क्यू लड़ने गया। मान ली था इस तरह का, लेकिन लड़ने गया ये, तो पी का पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके लिए, और एम का पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म कितना होगा 4, और क्यू का पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म कितना होगा 6 होगा। लेकिन ये नहीं कि मतलब पी का पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म 2 लिख दीजिएगा, एम का 4 लिख दीजिएगा, क्यू का 10 नहीं है। उस गैंग में उतने हैं, लेकिन लड़े कितना, लड़ने गए कितना, तो जितना लड़ने गए वही उसका पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। जो रेस्ट कर रहे थे वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, माने उसमें कुछ पावर ही नहीं है कि वो लड़ने जाएगा, है ना। जिसके पास पावर है लड़ने के लिए वही वो कहलाएगा पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो आपको मैं आशा करता हूं कि ए का टर्म, बी का टर्म और सी का टर्म जो स्टैक्योमेट्री है, और एक्स वाई जेड का टर्म आपको समझ में आ गया होगा। सो अब यहाँ पे हम यही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एक रिएक्शन लिए हुए हैं, ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी ई प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी, क्या बना रहा है, पी बना रहा है।
ए कैपिटल बी कैपिटल सी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। स्मॉल वाले ए बी सी जो है सो क्या है, स्टैक्योमेट्री। तो इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसमें एक्स क्या है, पावर है, माने ए में ए संख्या में कितने लड़ने गए, एक्स लड़ने गए। उसी तरह से बी का पावर टर्म कौन लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वाई इसका पावर है और सी इसका पावर जेड है। अब रेट इक्वल टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म हटाए तो स्मॉल के दिए हैं। के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलो एक तरह का इसका वैल्यू हर एक रिएक्शन के लिए क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी ई सी इज द स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पावर, इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। और के हमारा क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा किताब में रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो ये हो गया रेट लॉ। तो किसी का भी रेट लॉ लिखना है तो पहले रेट लिखिए, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कीजिए और जितने भी रिएक्टेंट का है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखिए और उस पर पावर एक्स वाई जेड लिखिए। ठीक है, अब के क्या है, अगर सभी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए, 1m। 1m कहने का मतलब है 1 मोल पर लीटर। अगर सभी ए का रिएक्टेंट, बी का रिएक्टेंट और सी का रिएक्टेंट, तीनों का रिएक्टेंट अगर कितना हो जाए, 1 मोलरिटी हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल घुला हुआ है, तब जो रेट होगा वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट के बराबर होगा। सो वही यहाँ पे डिफिनेशन, ये जो टर्म के आधार पर हमने डिफिनेशन लिखा है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, जितना भी रिएक्टेंट्स हैं सभी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म, अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है कितने के बराबर हो जाए, 1m के बराबर हो जाए, तो वह रेट क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्म आया है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो देखिए अभी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता क्या है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट किसके बराबर होगा, अगर रेट ऑफ कोई भी रिएक्शन का, अगर सभी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, माने 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो जो रेट का वैल्यू होगा वही उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब के का वैल्यू जो है सो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर करेगा, जैसे हर एक रिएक्टेंट के लिए के का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और सेकेंड किस पर डिपेंड करेगा, आपका टेम्परेचर पर करेगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो के का भी वैल्यू बढ़ेगा, जो कि हम आगे अर्हेनियस थ्योरी में हम बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पे जान ले, क्या जान लें कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो के भी हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आएगा कि द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा या घटाने पे बढ़ेगा, या टेम्परेचर को ना भी बढ़ाएं या घटाएं तो भी बढ़ेगा, या नन ऑफ देम। तो इसमें मारना है आपको कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट हमेशा बढ़ेगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब के का वैल्यू क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता, जितना ज़्यादा के का वैल्यू होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, और के का वैल्यू जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा उतना ही स्लो होगा, माने रिएक्शन जो प्रोसीड होगा वो बहुत स्लोली होगा। यानी टेस्ट मैच जैसा हाल है, मतलब टेस्ट मैच में के का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जो रन बनता है, देखते होंगे आप T20 में रन जो बनता है वो क्या बनता है, बहुत स्लोली माने बहुत फास्टली बनता है। लेकिन वही टेस्ट मैच में क्या होता है, के का मतलब रन जो बनता है वो बहुत धीरे धीरे बनता है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन माने रिएक्शन का जो होगा वो ज़्यादा होगा कब, जब के का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, मतलब लार्ज के वैल्यू यानी लार्ज
के वैल्यू, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट होगा, है ना। और अगर लो के वैल्यू, अगर के का वैल्यू अगर आपका लो है तो आपका क्या होगा, स्लो होगा। तो आप, मैंने आज क्या आपको बताया कि रेट लॉ लिखना कैसे है। सेकेंड में आपको बताया है कि ए बी सी स्टैक्योमेट्री किसको कहते हैं, और एक्स वाई जेड यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि ये दो चीज़ अगर आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया तो केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि क्या है, नहीं है, वही चीज़ है कि नहीं है, बहुत सारी गलती करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ टर्म आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, आने वाले वीडियो में। लेकिन अभी हम केवल ये बता देते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। कोई भी रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि आपने ऑलरेडी एमएससी कर चुका है, तो एमएससी कर चुके होंगे तो आपको ये सब पता है। केवल मुझे मेमोराइज करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया था उस समय, क्या कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, झारखंड में तो जानते हैं सब, इस साल का क्वेश्चन आया है तो इसको छोड़ दो, बाकी सब बोला पढ़ लो, बस वही 4-5 वो क्वेश्चन पढ़ करके एमएससी भी पास कर जाते हैं, बाद में बड़ी पछताना पड़ता है। तो अभी अब जो समय आया है तो थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका होगा, तो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, हम आगे क्लास में इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, थ्योरेटिकली नहीं कि ये देखा कि इसका एक ऑर्डर ऑफ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं अपने आप, जब तक ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव की ओर ध्यान देते हैं इसमें। कंसीडर ए रिएक्शन एंड सेलेक्ट दी करेक्ट लॉ ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन दे दिया जाएगा, जैसे मान लिया कि 2P दे दिया, 3Q दे दिया, ये रिएक्शन कर गया 3M + 4Y। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा कि इसका रेट लॉ क्या होगा, मतलब करेक्ट वाला ऑप्शन दे देगा, रेट इक्वल टू KP / X4। सेकेंड देगा रेट इक्वल टू KM / 3Y4। ठीक है, थर्ड दे देगा रेट इक्वल टू KP Q2, या 4 दे देगा रेट इक्वल टू K3Q2। अब ये मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए कि एक रिएक्शन है हमारा जिसमें 2P है + 3Q है, बन रहा है 3M + 4Y। इसमें से करेक्ट रेट लॉ कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमने क्या देखा था, रेट लॉ में क्या एक्सप्रेस करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रिलेट करता है किसके साथ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो हमें यहाँ देखना कि रिएक्टेंट हमारा P और Q है, ना कि हमारा M और Y है। तो जहाँ पे भी M और Y है तो ये तो हमारा चला गया, ख़त्म, है ना। डिफिनेशन के आधार पर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे हैं, हमारा तो ये चला गया। अब है कि ठीक है, अब यहाँ पे P और Q होंगे। ठीक है, हमने तो वहाँ X, Y और Z से काम चला दिया था, तो किसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, X और Y। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो अब हमने लिखा था, इसका पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसके बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, स्टैक्योमेट्रिक का। लेकिन स्टैक्योमेट्रिक से वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है, हमने ये बोल दिया था। क्या कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे गैंग में 10 गो है तो 11 गो पैदा हो जाएगा और लड़ने चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जितना इसके गैंग में कै ठो है, 2 ठो, इसके गैंग में कितना है,
3 ठो, तो इसके लिए तो चल जाएगा पी के लिए, क्या कि इसके पास 2 ठो है, जा सकता है भाई। क्यू के पास 3 ठो है और 4 को कहाँ से हो जाएगा, ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका भी देख लीजिए कि क्यू पी के पास 3 ठो हो ही नहीं, 2 ही ठो है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और इसी पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या बना सकता है कि जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब क्या बना सकता है, ऐसे लिख देगा कि k इक्वल टू पी है ना, q है ना, नॉट है ना 1 p 1 1 नहीं लिखा हुआ रहेगा, q नॉट, ठीक है, k इक्वल टू पी नॉट q नॉट या ऑल ऑफ देम। क्या इसमें से सभी हो सकते हैं? हाँ। तो क्या है ना कि अब हमने, आप लोग पढ़ चुके होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। हमने ये डिफाइन नहीं किया कि भाई ये पी और क्यू कौन सा रिएक्टेंट, माने कौन सा केमिकल है। एक हम लोग हाइपोथेटिकल दुनिया में भी हम यहाँ पे जी रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी क्या है कि हम लोग निचले क्लास में या एमएससी बीएससी में भी पढ़ चुके हैं किस तरह का ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, nth तक, है ना, लेकिन थर्ड तक देखा जाता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, करते ये थे कि जो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जोड़ देते थे, और वो जोड़ ऐसा होना चाहिए, एल्जेब्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ देम होगा। तो आपको आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मान एक क्वेश्चन ऐसा भी उठ सकता है कि एक रिएक्शन है, कंसीडर द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड सेलेक्ट द एंड सेलेक्ट, है ना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हो सकता है? जैसे यहाँ पे रेट आपका दे दिया रहेगा k इक्वल टू पी 0 और Q 2, तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा क्या क्या आपका, ये A रख देगा 0, B रख देगा 2 रख देगा, चलिए 1 रख देगा, C 2 और D 3 रख देगा। तो इसमें क्या होगा, जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एल्जेब्रिक। तो 0 + 2 इक्वल टू कितना होगा, 2। तो हमारा ऑप्शन ये होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपका -1, इसका मान लीजिए कि इसको रख दो 0, तो कितना होगा हमारा। तो इस केस में अगर ऑप्शन इसको बनाए तो क्या बनाएगा, 0 1 -1 या 2। तो इस केस में हमको क्या देखना है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम माने ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 0 बराबर -1। तो हमारा ऑप्शन -1 होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, पहला सीखा कि रेट लॉ कैसे लिखना है। रेट लॉ लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, और हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर के ऊपर क्या देना है, पावर देना है। इस पावर को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म पावर। हमने पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को भी समझाया है कि भाई हैं गैंग में कितने और लड़े कितने, तो जितने लड़े वही पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा, उसी पर लड़ाई निर्भर करता है। ये नहीं कि लड़ाई किस पर निर्भर करना है कि कोई कितने लड़ने वाले हैं, माने लड़ रहे हैं। ये नहीं कि जो घर में सोए हुए हैं तकिया लगा करके, रजाई ओढ़ करके वो लड़ाई में, मतलब वो लड़ाई को न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो लड़ रहे हैं उसी के एफिशिएंसी पर ही लड़ाई का रेट, लड़ाई का तेज़ी, है ना, समय, सब उसी पर निर्भर करेगा। तो इस वीडियो में मैंने इतना ही समझाया है। अगला दिन मैं समझाऊंगा आपको मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू।